आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी के किस सहयोगी ने धीरे ही सही लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले तेवर दिखाए हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर यूपी में दलित वोट्स को लेकर कैसे पार्टियों के बीच खींचातानी शुरू हो गई है, और ये भी जानिए कि देवरिया में आखिर प्रशासन को धारा 144 क्यों लगानी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां थोड़ी जोरों पर हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी अपनी मजबूती पर नजर आ रहा है। इंडिया के साथ जहां अभी सपा, आरएलडी, कांग्रेस और अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल की पार्टी है, तो दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी सबसे प्रमुख दल है। इसके अलावा निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, तमाम पार्टियां शामिल हैं। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर यूपी में थोड़ी सी माथापच्ची हो रही है। ऐसे में संजय निषाद जो लगातार अपनी महत्वाकांक्षा जता रहे हैं, वो अब ये कहते नजर आए हैं कि 37 सीटों पर उनकी तैयारी है। पहले सुनिए संजय निषाद ने क्या कहा है। तो केंद्र में निषाद पार्टी का जाना अनिवार्य है, इसलिए इस बार अपने सिंबल पर जो भी बड़े भाई अब जीत देंगे तो सिंबल पर हमें सदन में भी जाने का अवसर मिलेगा, कैबिनेट में भी जाने का अवसर मिलेगा। आंतरिक सर्वे करते ना कि कहाँ निषाद अधिक है, सीटें ना बताए, लेकिन ये तो बता ही सकते किन किन लोकसभाओं में अधिक है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में मैंने बताया 37 सीटें ऐसी है जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिला है। मैंने यही देख लीजिए, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर देख लीजिए। 37 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं? 37 सीटों में जो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हम तो यही कहते जितनी हारी हुई सीट है, जिस तरीके 2000 विधानसभा में तो आप मांग लेते जो हारी हुई सीट है वो हमें दे दीजिए। इस लोकसभा में तो कुछ हारा ही नहीं, तो फिर कैसे पाएंगे? कई तो हारे हुए हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहाँ है? अरे जौनपुर हारे हैं, कहीं जो है अम्बेडकर नगर हारे हैं, कहीं गाजीपुर हारे हैं, मऊ हारे, कैसे नहीं हारे हैं? कई सीटें हारे हैं। तो भाजपा के साथ आप लड़ेंगे, कितनी आपने अनुमान किया होगा अपने लोगों के साथ बैठक? मेरा अनुमान है कि हम अलग अलग हम लोग नहीं लड़ते हैं। मेरा अनुमान है कि 80 पर जीतेगी इस बार एनडीए। योगी सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो जिस तरीके से 37 सीटों की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बताने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि वो इस बार कम सीटों पर नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि 2019 में जब बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब निषाद पार्टी से प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के सांसद बने थे। ऐसे में इस बार निषाद पार्टी ये चाहती है कि उसके सिंबल पर लोग लोकसभा में पहुंचे, और ना सिर्फ लोकसभा में पहुंचे, इससे पहले संजय निषाद कुछ दिनों पहले ये भी दावा करते नजर आए थे बनारस में कि वो चाहते हैं कि लोकसभा के पहले बेंच पर उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व हो, यानी कि कहीं ना कहीं मंत्रालय की मांग भी इसमें नजर आती है। आपको बता दें कि अभी बीजेपी की अगर आप उत्तर प्रदेश के सहयोगियों में बात करेंगे तो मात्र सोनेलाल यानी कि अपना दल सोनेलाल ऐसी पार्टी है जो योगी सरकार में भी मंत्रालय रखती है, और केंद्र की मोदी सरकार में भी उसके पास एक मंत्रालय है। वो मंत्री है अनुप्रिया पटेल, और उसके अलावा योगी सरकार में उनके पति आशीष पटेल मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजय निषाद ये बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ संजय निषाद, देखने वाली बात ये होगी कि ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल ये दोनों कितने सीटों को लेकर बीजेपी पर प्रेशर बनाते हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स दोनों गठबंधन यानी कि इंडिया और एनडीए में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। हम बात करेंगे यूपी में दलित वोट्स को लेकर हो रही राजनीति। काशीराम के महानिर्वाण दिवस पर बसपा, सपा, कांग्रेस सभी अपने तय पॉलिटिक्स करते नजर आए। सबसे ज्यादा चर्चा रही कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने दलित गौरव यात्रा की शुरुआत की। अजय राय ने एक खुद से पर्चा भरा और उसके साथ जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं इस यात्रा की शुरुआत करी। दरअसल कांग्रेस इसको लेकर बहुत ही अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। वो लगभग 1 लाख घरों पर जाना चाह रही है। कई रात वो पंचायत करना चाह रही है, और ये चाह रही है कि लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बीजेपी से नाराज है और अगर बसपा साथ नहीं आती है तो वो उसके साथ आए, क्योंकि लगातार दलित वोट को लेकर कांग्रेस एक चर्निंग करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दलित समुदाय से आते हैं और उनकी उत्तर प्रदेश में लड़ने की चर्चा भी रहती है।
अगर वो यूपी में लड़ते हो, अगर मायावती से गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इंडिया गठबंधन के साथ दलित आए। ना सिर्फ वो बल्कि अखिलेश यादव भी अपने पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम करते नजर आए। जो उनकी पार्टी हमेशा कांसीराम के खिलाफ लड़ती रही, उसी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव कांसीराम की प्रतिमा पर एक तरीके से माल्यार्पण, फूल अर्पण करते नजर आए और ये कहा गया कि उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि वो घरों पर जाएं, दलित गांव बस्तियों में जाएं, आउटरीच करें। उनकी जो अंबेडकर वाहिनी है उसको लेकर वो पहले भी निर्देश जारी करते रहे हैं। इसके अलावा मायावती भी जैसा वो हमेशा करती रही, उन्होंने भी कांसीराम की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत दिखाती हुई नजर आई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या मायावती अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं, उसके बावजूद क्या इंडिया गठबंधन जाटव और गैर जाटव दोनों वोट हासिल करने में कामयाब रहता है। देवरिया में जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर अब धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हां, देवरिया के फतेहपुर में 6 लोगों के हत्याकांड के बाद लगातार वहां पर राजनीति और माहौल दोनों गर्म हो रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। आपको बता दें कि देवरिया में प्रशासन ने प्रेमचंद यादव के घर नापी का काम किया, यानी कि घर को लेकर नापजोख की गई और ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये घर कितने लीगल ज़मीन पर है, इलीगल ज़मीन पर है। और इसको लेकर वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हुए नजर आए, पुलिस उनको खदेड़ा करते हुए नजर आई। यही नहीं, कुछ नेता भी बाहर से पहुंचे और उन्होंने ये दावा किया कि अगर बुलडोजर चलता है तो बहुत बुरा होगा। सुनिए किस तरीके से पुलिस भगाती नजर आ रही है और किस तरीके से नेता दावा करते आ रहे हैं। ये जो बुलडोजर वाली बात कही गई है उसके लिए मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि पूर्व में समाज के, हमारे समाज के इतने ऐसे वाक्य हैं, इतने लोग हैं पीड़ित। अगर मैं बलिया की बात करूं, आपके हेमंत यादव, उनके हत्यारों के ऊपर आज तक बुलडोजर नहीं चला उनके घरों पर। या ऐसे टाइम पर वो बुलडोजर जर्जर हो जाते हैं, उनका तेल खत्म हो जाता है। अगर तेल खत्म हो जाता तो आप समाज को बताइए, समाज आपको तेल के पैसे दे देगा, तेल डलवाइए। लेकिन जहाँ चलने चाहिए वहाँ तो चलाइए। अगर यहाँ बुलडोजर चला। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ठीक है, खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए कप्तान साहब जो है खुद ही, जो यहाँ के कप्तान साहब है देवरिया के एसपी साहब, वो खुद ही जो है वो सबको हटा रहे हैं। आप जो है ये आप देख सकते हैं कप्तान साहब यहाँ पर सबको हटा रहे हैं इस वक्त। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप देखेंगे तो नापी को लेकर प्रेमचंद यादव के वकील ने कई किस्म के आरोप लगाए हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। स्थलीय निरीक्षण में सर्वेक्षण किया जाता है कि जो इन्होंने रिपोर्ट लगाई क्या वो सही है या गलत है। तो पहली रिपोर्ट इनको खुद दुविधापूर्ण लगी है, तभी इन्होंने दूसरा जो है स्थलीय निरीक्षण किया है। दूसरी चीज़ कि जब स्थलीय निरीक्षण किया गया तो मैंने इनको बताया कि राजस्व संहिता 2006 जो है इसकी धारा 20 सीमा चिन्हों को कैसे देखा जाता है और उसकी सीमांकन कैसे की जाती है। साथ ही साथ मैंने इनको कुछ आदेश की कॉपी भी लगाया था कि कम से कम 2 सीवानी पत्थरों के साथ में इसकी पैमाइश की जाए। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुना और कहा कि प्रशासनिक दबाव है और हम उसके जरिए जो है हमारे काम में आप हस्तक्षेप न करिए। तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ जाहिर होती है और हम आपत्ति दाखिल करेंगे। हमें एक समय मिलेगा, आपत्ति दाखिल करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस नापी के बीच जो गहमा गहमी हुई, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद देवरिया के फतेहपुर गांव में धारा 144 लगा दी गई है प्रशासन की ओर से। हम आपको बता दें कि देवरिया में बीते 2 अक्टूबर को पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। आपको बता दें कि प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच 12 बीघे जमीन को लेकर लड़ाई थी। कहा जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई अपने ज्ञान प्रकाश दुबे से ही 12 बीघे की जमीन को लेकर विवाद था, जिसके बाद ज्ञान प्रकाश दुबे ने जमीन सत्यप्रकाश दुबे से हटकर बेच दी प्रेमचंद यादव को। इसको लेकर सत्यप्रकाश दुबे में नाराजगी रहने लगी और उन्होंने एक दिन, ये कहा जाता है कि 2 अक्टूबर को प्रेमचंद यादव से मुलाकात हुई या प्रेमचंद यादव उनके घर गए। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है कि क्या किसी ने बुलाया था या वो खुद गए थे। सत्यप्रकाश दुबे के घर प्रेमचंद यादव गए और जिसके बाद प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि बदले की भावना से प्रेमचंद यादव के साथ रहने वाले लोगों ने घर चढ़कर सत्यप्रकाश दुबे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी और इसमें फायरिंग तक की खबरें सामने आई हैं। नवलनाथ मिश्रा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी बताया जा रहा है, जो माना जा रहा है कि जिसने हत्या में मुख्य भूमिका निभाई थी, जो प्रेमचंद यादव का सहयोगी था। फिलहाल इस मामले पर दोनों पक्षों की तरफ से काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और प्रशासन फिलहाल कार्रवाई की मूड में नजर आ रहा है। ये रहा आज का यूपी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।